हेलो बच्चों, आज हमारी पहली क्लास है क्लास 10th के लिए, और जिसका साइंस उतना ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। और ये जो क्लास रहेगी, एज यू नो वेरी वेल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्लास 10th में है। तो आज बेटा जो हमारी पहली क्लास है वो है बायोलॉजी की क्लास हम लोग कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। एज यू नो वेरी वेल दैट बायोलॉजी का पहला जो चैप्टर रहेगा आपका, यानी कि 5th चैप्टर ऑफ साइंस NCERT, वो है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का क्या मतलब होता है? सिंपल सी बात है, लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं प्रोसेस के रूप में, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, अपनी कुछ मामलों में ग्रोथ के लिए, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। या ये भी मैं अक्सर क्लास में बोलता हूं कि दैट प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड टू बी अलाइव फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी प्राणी को जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रोसेसेस वो करते हैं, वही लाइफ प्रोसेसेस है। जैसे हो सकती है रेस्पिरेशन, हो सकती है एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, जिसमें डाइजेशन भी आता है। इनमें से अगर किसी एक को भी रोक दिया जाए तो टाटा बाय बाय हो जाएगा व्यक्ति का, यानी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसमें डेफिनेशन भी बच्चों आप लोगों के लिए लिखी है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको आप लोग नोट कर लेना। तो क्या है? द बेसिक फंक्शंस performed by living organisms to maintain their life on this earth are called the life processes। उनको हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कह देते हैं। और उसके बाद में आप लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा। अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोगों को समझना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या है? एक मूवमेंट है। तो मूवमेंट का मतलब क्या है? मूवमेंट का मतलब है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मूव करते हैं, और ग्रोथ भी करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं। उनको जिंदा रहने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। दे आर सेंसिटिव टू द एनवायरमेंट। गर्मी होगी तो गर्मी के प्रति वो लोग, उनकी बॉडी रिएक्ट करती है। सर्दी होगी, सर्दी के प्रति रिएक्ट करती है। जो भी इन्वायरमेंट में एक्टिविटी होती है, उनको टच करना, उनको पकड़ना, उनको कुछ भी करना, उसके प्रति वो सेंसिटिव होते हैं। दे रिस्पायर, वो सांस लेते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, और वो रिप्रोड्यूस करते हैं। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज। अब बड़ा ध्यान से समझो, जो भाई लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है, ये वाला जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में 4 चीजें आपको पढ़नी है। न्यूट्रिशन, इसके अंदर डाइजेशन आता है, और आपको रेस्पिरेशन पढ़ना है। रेस्पिरेशन के बाद में हो गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी आपको पढ़ना है, यानी इससे अगला चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जिसमें ग्लैंड्स आती हैं, ब्रेन आता है। उसके बाद में रिप्रोडक्शन हो गया, और उसके बाद में रिप्रोडक्शन में जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके जीन्स ट्रांसफर होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन, जिसकी वजह से वो एक जैसे दिखते हैं। यानी इफ वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स, इट इज ड्यू टू द जीन्स। तो इस चीज को हम लोग जेनेटिक्स के अंदर, हेरिडिटी के अंदर पढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो क्लास 10th की जो बायोलॉजी है बच्चों, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की ही स्टडी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो कंबाइंड रूप से कैरेक्टरिस्टिक्स है सारे के सारे, जिनको हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है।
खैर चलिए, अब हम लोग आगे इसमें देखने का काम करते हैं कि किस तरह से जो है ये चैप्टर हमारा आगे बढ़ता है। पहली चीज इसमें रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। पहला लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन का मतलब होता है, एक चीज होती है न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स का मतलब है अपनी बॉडी में एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए और ग्रोथ के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जिसमें कार्बोहाइड्रेट आ सकता है, जिसमें प्रोटीन्स आ सकते हैं, फैट्स आ सकते हैं, ये उसके एग्जाम्पल्स होते हैं और दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें लिखा भी है, इट इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी बॉडी में हो रही है, जितनी भी रिएक्शन हो रही है, जो भी हो रहा है, उन सब के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी मिलती है फूड से। तो वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? वो पूरा प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन, यानी खाने को अपनी बॉडी में लाना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको एब्जॉर्ब करना, उससे एनर्जी निकालना और वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर करना। ये सारा जो प्रोसेस है ये हमारा कहलाता है न्यूट्रिशन। इसमें लिखा भी है, फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल। फूड जो है वो हमारे बॉडी के लिए फ्यूल की तरह होता है, वो हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह काम करता है जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाई ऑर्गेनिजम्स कम्स फ्रॉम द फूड दैट आर, जो भी हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी वहाँ से मिलती है। ठीक। द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज। देखो, फूड भी दो टाइप का है जिससे हम लोग एनर्जी की फॉर्म में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपल फूड, सिंपल फूड को हम लोग ग्लूकोज कह देते हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्च कह देते हैं। और इन दोनों को कंबाइंड रूप से कार्बोहाइड्रेट्स भी हम लोग कह देते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो बच्चों को दो टाइप के हो जाते हैं, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल इज ग्लूकोज जो हमारी बॉडी को चाहिए, सिंपल फॉर्म, एंड दूसरी जो फॉर्म है वो हो गई कॉम्प्लेक्स, जो स्टार्च फॉर्म हमारी होती है। चलिए, अब उसके बाद में जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? यानी न्यूट्रिशन के कितने टाइप हो सकते हैं। तो न्यूट्रिशन बेसिकली तीन तरह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लेने का काम करता है। एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक सीधी सीधी मतलब है भाई, एक वो ऑर्गेनिजम्स है, एक वो तरीका है जिसमें जो फूड है वो खुद सिंथेसाइज किया जाएगा, खुद बनाया जाएगा और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा जाएगा। दूसरी चीज रहती है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो मोड में खाना खुद नहीं बनता है, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक। तो इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म make or synthesize its own food from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water। आप लोग इसको अभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में देखने का काम करोगे। The green plants have an autotrophic mode of nutrition। जो ग्रीन प्लांट्स है ना भाई, वो सारे के सारे हमारे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा कुछ बच्चों बैक्टीरिया भी हैं जो हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। आप लोगों से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए कि वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉप्स हैं। जो ऑटोट्रॉप्स है वो मुझे आप बताएंगे। वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक। चलिए जी आगे। दूसरा रहेगा हमारा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहेगा? इट इज दैट
mode of nutrition in which an organism cannot make or synthesize own food from the simple inorganic materials. जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, जो दूसरों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, ऑल द एनिमल्स हैव अ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑब्वियसली जितने भी एनिमल्स हैं हमारे, वो ज़्यादातर एनिमल्स जितने भी हमारे, वो हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत ही आते हैं. और जो बैक्टीरियाज हैं बच्चों हमारे, जो फंगाई हैं, वो भी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं. लेकिन कुछ हैं जिनको मैंने बोला है, जिनका जवाब आपसे मांगा है, एनसीईआरटी में 1-2 का जिक्र भी है, आप मुझे बताएंगे. द नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक यीस्ट आर ऑल्सो हैव अ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, कि भाई कौन कौन से टाइप हैं. देखो 3 टाइप हैं. एक, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरों को खाएगा, सीधी सी बात है, एक तो कॉम्प्लेक्स रूप में खाएगा, जैसे कि हम खाते हैं, हमने रोटी ली या मांस जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हमने अपने मुंह में लिया, मुंह में उसको च्यू किया, उसके अंदर सेलिवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम उसमें मिला जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करेगा सिंपल फॉर्म में लाने के लिए. फिर स्टोमक में जाएगा, पेप्सिन आएगा, नीचे बाइल जूस है, बाइल जूस के अलावा पैनक्रियाटिक जूस है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. ये पूरा लंबा प्रोसेस है बच्चों, और इस लंबे प्रोसेस के बाद में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है. एक दूसरा तरीका ये है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है सड़ी हुई चीज़ों पर, मरी हुई चीज़ों पर डिपेंडेंट रहते हैं और वहां से अपना फूड लेते हैं, क्योंकि वो उसके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ लेते हैं. और एक तीसरी जो चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारते नहीं हैं, उन पे ही पड़े रहते हैं और अपना जो न्यूट्रिशन है वो वहीं से लेते रहते हैं. जैसे कि आपने सुना होगा, जो सर में जो पड़ने वाली जू होती है, लीच जो होती है, वो क्या किसी इंसान को मारती है? मारती नहीं है, वो उन्हीं का खून पीती रहती है धीरे 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 धीरे. दूसरा, पेट में जो कीड़े पड़ जाते थे पहले, बच्चों के कीड़े हो जाते थे, मिट्टी मिट्टी खाते थे गांव में बच्चे, तो उनके पेट में कीड़े हो जाते वाइट कलर के, तो वो जो कीड़े होते थे वो मारते नहीं थे, वो कीड़े इंसान को नहीं मारते थे, वो जो खाना खाता था बच्चा उसके खाने को ले जाया करते थे, उसको खा लिया करते थे. तो इन सब चीज़ों को, ये 3 टाइप का हो गया. एक कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, एक मरी हुई सड़ी हुई गली हुई चीज़ों पर डिपेंडेंट रहते हैं, एंड थर्ड वन इज कि जो वो होस्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं, उसको मारते नहीं है. ठीक, तो पहला है बच्चों होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को अपनी बॉडी में लेते हैं और इंजेशन करते हैं. इंजेशन, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है बच्चों, इंजेशन. एंड इंजेस्टेड फूड जो है उससे डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसे अपनी सेल तक पहुंचा करके वहां से उससे एनर्जी और ये सारी चीजें लेने का काम करते थे. ह्यूमंस हो गए, कैट, टाइगर, फ्रॉग, अमीबा. अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एज यू वेल वेरी हो, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा. ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही अपना फूड कंज्यूम करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है. आगे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसको हम लोग सेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं. इसमें क्या है भाई, सिंपल सी बात है, ये ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, रोटन ब्रेड, ऐसी चीजों से अपना जो फूड है उसको कंज्यूम करने का काम करते हैं, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसको ब्रेक कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में. और उससे इनके अंदर एक खासियत होती है जिसमें बच्चों मशरूम भी होता है और इसमें फंजाई भी हो सकती है, ये इसके जो है यीस्ट भी हो सकती है. ये इसके सेप्रोफाइटिक के एग्जांपल्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. एंड आई होप जब आप ना एग्जाम
में आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर आप एक आंसर के साथ में एक एग्जाम्पल भी अटैच करके आओगे, क्योंकि एग्जाम्पल से एक तो बात को समझना आसान रहता है, और दूसरा जब आप पेपर लिख रहे होंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देने में कभी कमी नहीं करेगा, खुश होकर के मार्क्स देगा कि बच्चे को अच्छी नॉलेज है। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है जी। अब उसके बाद में सेप्रोफाइटिक हो गया, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आइए जी। ये वही है जो किसी को मारते नहीं है, होस्ट पे डिपेंड रहते हैं, विदाउट किलिंग। इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर या अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट, बिना मारे। एग्जाम्पल में पैरासाइट आ सकते हैं, राउंड वॉर्म आ सकते हैं, प्लाज्मोडियम जिनसे भी मच्छरों से ये होता है, कैस्कटा, अमरबेल होती है भाई एक। अमरबेल क्या करती है, अमरबेल किसी भी प्लांट पर पड़ गई, उस प्लांट के न्यूट्रिशन को निकालती रहेगी, और वो प्लांट बेचारा खाना बनाता रहेगा ही, उसकी वो निकालती रहेगी। और लीच होते हैं जिनके जू के बारे में मैंने भी बात करी थी, वो जू जो होती है वो भी किसी इंसान को मारती नहीं है, वो भी यही काम करती है। अब हम बड़ा सिंपल सा देख लेते हैं भाई, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं, वो क्या तरीका है। तो वो एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस, उसके द्वारा ही सारा काम होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस के द्वारा ये काम होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इसके बारे में बच्चों हम लोग अभी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस है उसमें बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि भैया उसमें रिक्वायरमेंट होती है CO2 की, उसमें रिक्वायरमेंट होती है H2O की, और ये जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होने वाला काम है जो होता है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल के द्वारा। और इससे हमको मिलता है C6H12O6, और इसके साथ में हमको ऑक्सीजन और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल हमें इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। ये हमारी प्रोसेस है जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक, और मैं बात करूं भाई ये कहां से आता है, तो देखो सीधी सी बात है, आप लोगों ने क्लास 9th में एक चीज पढ़ी है जिसको आप लोग बोलते हो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस बोलते हो, और एक डिफ्यूजन थी। तो लिक्विड के मामले में ऑस्मोसिस होता है, जिधर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो लिक्विड जाता है उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो मिट्टी के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो पानी रूट में जाता है, और रूट में जाने के बाद में वो पानी कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है रूट से जाइलम टिश्यूज के द्वारा वो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर चल करके यहाँ पहुँच जाएगा लीव में। अच्छा, लीव में भी क्यों पहुँच जाएगा, ये भी बड़ी सिंपल सी बात है। जब आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो स्ट्रॉ के द्वारा, जो स्ट्रॉ होता है पाइप होता है, उसमें आप प्रेशर लगा रहे होते हो ऊपर, लेकिन रियलिटी में प्रेशर लग रहा होता है नीचे। सेम टू सेम जो लीव्स होती हैं, लीव्स के से डे टाइम में, खास करके डे टाइम में क्या होता है भाई, एवापोरेशन होगा, एवापोरेशन होगा, जिसको बायोलॉजी में यहां पर ट्रांसपायरेशन का नाम दिया जाता है, जिसको ट्रांसपायरेशन कहेंगे। ये ट्रांसपायरेशन के द्वारा पानी जो प्रेशर है वो तो लग रहा है लीव पे, लेकिन स्ट्रॉ की तरह रियल प्रेशर लगता है रूट में, और पानी ऊपर आ जाता है। एक बात, यानी पानी मिल गया हमें रूट से। दूसरा चीज हो गई हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमें एयर से मिल गई। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों ऐसे करके होते हैं जैसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। उसके रियल पिक्चर में अभी आपको दिखाता हूँ स्टोमेटा कैसा होता है। ये जो स्टोमेटा होता है, यहाँ पर स्पेस होता है, और उस स्टोमेटा में इसको ये पोर्स होते हैं, इन पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। और इसका डायग्राम आपके NCERT में भी बना हुआ है। यहाँ से हमें क्या फायदा मिलता है, यहाँ से होता ये है कि जो प्लांट है वो प्लांट स्टोमेटा के थ्रू CO2 को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है,
CO2 को बाहर निकालता है। आप कहोगे सर CO2 तो अभी ले रहा था, वो बताऊंगा कब होता है। रेस्पिरेशन के द्वारा CO2 ही बाहर निकलती है। तो यानी गैसियस एक्सचेंज का काम जो है वो स्टोमेटा से ही होता है। और कुछ मामलों में वाटर वेपर भी एवापोरेट हो जाते हैं स्टोमेटा के थ्रू, वो अलग बात है। और सनलाइट तो भाई मिल ही जाएगी सन सूर्य देवता से, और ये सारा काम तब होगा जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, ये वाला काम। ठीक है जी, ये काम अब यहां पर होगा। अब इसके बाद में आ जाइए, तो हम लोग देख रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आप लोग समझ पा रहे होंगे अब लोग कि हमने जो अभी अभी देखा है वो क्या था। तो मैंने क्या बताया कि CO2 जो आपको मिलेगा वो एयर से मिल जाएगा, H2 आपको रूट से मिल जाएगा, और जो लाइट एनर्जी है वो सनलाइट से मिल गई, और हमें ये मिलना है और ये हमको मिलना है। ठीक है, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल शुगर इज कॉल्ड ग्लूकोज, ग्लूकोज के रूप में। और रात में देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रात में तो धूप नहीं होने वाली, तो जब रात में धूप नहीं होगी तो उस कंडीशन में भाई खाना कहाँ से बनाएगा, तो खाना बनाएगा ही नहीं। तो ये क्या करते हैं, अपने खाने को स्टोर करते हैं। तो स्टोर जो करते हैं वो ग्लूकोज के रूप में नहीं करते, उसका फॉर्म चेंज करते हैं और उसको बनाते हैं ये लोग स्टार्च, स्टार्च के रूप में करते हैं, और वो स्टोर होता है प्लांट की लीव्स में। डन। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। और ये बात आपको याद रहे, द बेसिक कंडीशंस और कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर, एक तो हमको भैया सनलाइट चाहिए, बिना सनलाइट के नहीं बनेगा। एक क्लोरोफिल चाहिए, बिना क्लोरोफिल के नहीं बनेगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इसका नहीं बनेगा। और हमें वाटर चाहिए, बिना इसके भी नहीं बनेगा। ये 4 चीज़ें हमें चाहिए, उसके बाद ही ये काम बन सकता है। फोटोसिंथेसिस नाम का काम बन सकता है, प्रोसेस हो सकती है। इसके बिना ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। उसके बाद मैं अगर बात करूं एनिमल्स में, तो एनिमल्स में हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एज यू नो वेरी वेल। तो भाई जब दूसरों को ही खाना है तो 3 तरीके से खाना है। एक वो जो केवल और केवल ग्रीन प्लांट्स को ही खाते हैं, तो हर्बीवोर्स हो गए। एक जो केवल और केवल फ्लैश मीट खाते हैं वो कार्निवोर्स हो गए। एक ओमनीवोर्स हो गए। अच्छा एक बात बताओ, कभी जो शेर है वो शेर मांस की जगह ग्रीन प्लांट्स क्यों नहीं खा सकता भाई? क्या ग्रीन प्लांट्स खा लेते? और जो बकरी है वो मांस क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि सारा जो खेल है वो एंजाइम्स का है। अभी इसके ऊपर हम लोग अच्छी वाली बात करेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। अभी जब ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल से लेके चलेंगे ये भाई, ये एंजाइम्स, हार्मोन्स, से क्या सब चीज़ होती है। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप का केमिकल होता है जो डाइजेशन करवाने का काम करता है। तो अगर किसी के अंदर डाइजेशन करवाना है तो एंजाइम्स होने चाहिए। तो जिस चीज़ को डाइजेस्ट करवाना है उस चीज़ को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होने चाहिए, वरना बात नहीं बनेगी। सिंपल जी। तो 5 स्टेप्स होती हैं बच्चों। देयर आर 5 डिफरेंट स्टेप्स जिनमें हमारा न्यूट्रिशन का काम एनिमल्स में कंप्लीट होता है। एक होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने को अपनी बॉडी में लेना। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो भाई। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। बॉडी में खाना बॉडी में आए, यही इंजेशन है। हम लोग भी इंजेशन करते हैं, हाथ से करते हैं। हाथ से रोटी ली, तोड़ी, मुंह में रख ली, इंजेशन का काम खत्म, यही इंजेशन है। ठीक। दूसरा होता है डाइजेशन, खाने का डाइजेस्ट होना, डाइजेशन है, बड़ा प्रोसेस, इसको बताऊंगा अभी। और थर्ड है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो डाइजेस्टेड फूड है वो इतना सिंपल फॉर्म हो जाता है कि वो हमें ब्लड में इधर से इधर भाग सकता है, तो वो एब्जॉर्प्शन का काम है। थर्ड इज एसिमिलेशन। भाई एक प्रोसेस है जिससे हम लोग एनर्जी लेते हैं और ग्रोथ और रिपेयर के लिए हम लोग अपना जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करते हैं। द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स यूज्ड फॉर एनर्जी। ठीक है, जो भी हमारा एब्जॉर्ब्ड फूड है वो एनर्जी में काम आएगा, ग्रोथ और रिपेयर में काम आएगा। इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। और लास्ट प्रोसेस है ईजेशन, स्टेप है ईजेशन। ये जो ईजेशन नाम की स्टेप है बच्चों, इसका मतलब है बॉडी से अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स का बाहर निकल जाना।
अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकल जाना, जो पचा नहीं है उसको बॉडी से रिमूव कर देना ही ईजेशन नाम का प्रोसेस है। अब इसके बाद में जो अगला क्लास आपका रहेगा, यानी सेकंड क्लास जो रहेगी, उसमें डाइजेशन इन ह्यूमंस और डाइजेशन इन अमीबा यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में और कुछ क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ में इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। और हमारा दूसरा जो टॉपिक है बच्चों, यानी कि रेस्पिरेशन जो टॉपिक है, उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक के नोट्स बनाइए, यहाँ तक का रिवीजन भी करते रहिए, और कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, आप लोग और जो भी इनपुट्स अपने देना चाहते हो, यू कैन शेयर। सो थैंक यू वेरी मच।